हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। जो आज के हमारे आर्टिकल्स है वो हमने द हिंदू में से पिकअप करे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस में से पिकअप करे हैं और द ट्रिब्यून में से पिकअप करे हैं। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो कि आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईवीएम का इशू। ईवीएम एंड वीवीपैट की जो काउंटिंग है, जो वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स है कि जो आपने वोट डाला है क्या वो वोट सही पार्टी को गया है, क्या आपका वोट सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी, तो इसका काफी अच्छा डिस्कशन होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो ये सेकंड आर्टिकल है, अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड इट इज डीलिंग विद द सेम इशू कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स थे कुछ एप्लीकेंट्स के, कुछ पिटिशनर्स के, कि वीवीपैट मशीन की जो है 100% वेरिफिकेशन होनी चाहिए, 100% टैली होना चाहिए कि जो भी वोट डाले गए हैं वो सही तरीके से रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए। तो उसके अंदर 4 से 5 मेन आर्ग्यूमेंट्स थे। वो मेन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसका डिस्कशन होगा इसके अंदर। उसके बाद हाउ इसरो यूज सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टू एनालाइज ग्लेशियल लेक्स इन हिमालयास। सो ये स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है एनवायरमेंट इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन एक्सप्रेस से पिकअप करा गया जो कि GS3 के अंदर आपको काम आएगा। उसके बाद ज़ेलेंस्की प्रेसेस द यूएस फॉर पेट्रियट मिसाइल्स एक्सपेक्टेड इन न्यू एड पैकेज। तो ये प्रीलिम्स के अंदर काम आने वाली न्यूज है फ्रॉम द हिंदू। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंडिया चाइना ऑन यूएन पैनल टू ड्राफ्ट ग्लोबली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स फॉर क्रिटिकल मिनरल यूज, फ्रॉम द ट्रिब्यून इसे पिकअप करा गया है। तो कोई भी इस प्रकार की डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो जाता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। उससे कई सारे सवाल एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो क्या प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सब्सिक्वेंटली, कोरल्स ब्रेड इन अ जू जॉइन यूरोप्स लार्जेस्ट रीफ गिविंग साइंटिस्ट्स होप। तो कोरल की ब्लीचिंग हो रही है, कोरल्स की हेल्थ खराब होने लग रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एसिडिटी एज वेल एज सैलिनिटी इन आवर वाटर्स। तो वो सारी चीजों की वजह से मतलब हम जब कोरल्स को लूज कर रहे हैं तो या तो हम कोरल्स को नेचुरली ग्रो बैक करें या फिर हम जो है कोरल्स को इस प्रकार से जो है आर्टिफिशियली डेवलप करके या फिर ह्यूमन एड के साथ डेवलप करके उसको डिप्लॉय करें। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ नोवेल वे ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द कोरल्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर डेवलप बॉर्डर विलेजेस टू काउंटर चाइनीज डिजाइंस। अगेन दिस इज फ्रॉम द ट्रिब्यून। दिस इज एन आर्टिकल दैट वी विल डिस्कस। साउंडिंग द गैवल ऑन क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। तो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी दैट वी हैव पिक्ड अप टॉपिक्स फ्रॉम अक्रॉस GS2 एंड GS3। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू पेपर बैलेट सिस्टम। जो EVMs का सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम चलेगा, जो वीवीपैट का सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम चलेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इशू इन सम डिटेल टू यू। सो देखिए हो रहा कैसा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज करते हैं पोलिंग करवाने के लिए, राइट। अब पॉइंट ऐसा है कि अगर हम पेपर बैलेट सिस्टम के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? जैसे हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, पेपर बैलेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा झंझट है, इतने सारे सिस्टम्स, लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स बहुत है उस पूरे प्रोसेस के अंदर। उसके अलावा जो है we cannot basically undo electoral reforms by reintroducing paper ballots because we are going back in time। 2004 से जितने भी इलेक्शंस इंडिया के अंदर करे जा रहे हैं वो EVMs को यूज करके करे जाने लग रहे हैं। अब हम 2024 के अंदर 2004 के पहले वाला सिस्टम को अडॉप्ट करने की अगर कोशिश करते हैं, सो वी आर ट्राइंग टू गो बैक इन टाइम। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस, राइट। उन्होंने कहा कि ये जो प्रकार का ब्लाइंड मिसट्रस्ट चलने लग रहा है कि आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, आपको EVM पे भरोसा नहीं है, आपको वीवीपैट पे भरोसा नहीं है, वो सही नहीं है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वी अंडरस्टैंड कि बॉस आपके कंसर्न्स हैं कि आपका फंडामेंटल राइट है कि जो वोट आपने जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को डाला है वो उसी पार्टी उसी कैंडिडेट को जाना चाहिए और आपको अश्योरेंस रहना चाहिए कि आपका वोट सही तरीके से रिकॉर्ड करा गया है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। इस चीज को कोर्ट ने एक्नॉलेज करा है। बट एक्नॉलेज करते करते कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब हम क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं प्रोसेस के ऊपर, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर, उसके एथिक्स के ऊपर, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, तो हम पूरे के पूरे प्रोसेस को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं, राइट। अगर हम पीछे चले जाते हैं, राइट,
तो इस प्रकार के डाउट्स, इस प्रकार के डिस्पेयर, इस प्रकार के चैलेंजेस की वजह से कैसा होता है कि जो लोगों का विश्वास है डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हिल जाता है। अब जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि लाई गई थी वो था वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये अपने आप में एक रिफॉर्म था कि बस आप ईवीएम्स पे रिलाय मत करिए, आप वीवीपैट के माध्यम से जो है चेक कर लीजिए कि अगर अविनाश ने सपोज कर लीजिए कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट डाला है या बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाला है, तो 100 लोगों ने अगर वोट डाला है तो 100 में से 5 वोट जो है वेरीफाई करवा लिए जाएंगे कि जो बटन प्रेस करा था एक्चुअल में ईवीएम के अंदर, वीवीपैट की स्लिप के अंदर भी वही डिटेल रिकॉर्ड हुआ है कि हाँ दिस वोट हैज बीन कैप्चर्ड फॉर दिस कैंडिडेट फॉर दिस पार्टी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जितने भी वोट्स डाले जाते हैं उनके 5% वोट्स की इस प्रकार से हम लोग जो है मैन्युअली वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो वो 5% को जो है, जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर लेकर गए, उन्होंने कहा कि 100% काउंटिंग होनी चाहिए वीवीपैट स्लिप्स की, राइट। और एक और चीज उन्होंने ये डिमांड करी थी कि मेरे पास फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, राइट, कि मैं जो वोटर हूं मेरे पास फिजिकल एक्सेस होना चाहिए कि मैं अपनी खुद की वीवीपैट स्लिप को देख सकूं, अप्रूव कर सकूं और उसके बाद जो है मैं पोलिंग बूथ के अंदर से बाहर निकलूं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी इन प्रकार की जो प्रेयर्स है, इन प्रकार की जो डिमांड्स है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सारी चीजों को लाना, इस प्रकार से करना इज नॉट पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कुछ सजेशंस दिए हैं, राइट। अब उनका सजेशन आपका सजेशन बन सकता है अपने आंसर के अंदर, अपने इंटरव्यू के अंदर। उनका सजेशन नंबर 1 ये है कि इलेक्शन कमीशन को एक मशीन बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि वीवीपैट पेपर स्लिप्स को काउंट करने के अंदर मदद कर सके, राइट। तो जो मैन्युअल काउंटिंग है वो बहुत कम्बरसम है, राइट। इससे क्या होगा, पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो क्या हम कोई मशीन बना सकते हैं? उसके अलावा कोर्ट सजेस्टेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज कुड बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक बारकोड्स अलोंग विद देयर सिंबल्स। क्या हम ये कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा इन अ सेपरेट डायरेक्शन कोर्ट ने ये भी कहा है, राइट, कि सिंबल लोडिंग यूनिट शुड बी सील्ड एंड सिक्योर्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लोडिंग सिंबल्स इनटू वीवीपैट इज ओवर। ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी में चला जाता है, बट कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप अपने पेपर के अंदर छोड़कर आते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, बताता है कि आपने अच्छी तैयारी करी है, राइट। सो ये सारी आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको यही समझ में आएगा। इसी आर्टिकल को फर्दर डेवलप करते हुए हमने आपके लिए हिस्ट्री ऑफ ईवीएम भी यहाँ पर इंक्लूड करा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1982 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर, केरला के अंदर ईवीएम्स को यूज करा गया था। एंड 2004 वाज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जहां पर एक्सक्लूसिवली ईवीएम्स को यूज करा गया था। तो ईवीएम को किसने डिजाइन करा है, ये आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है। ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है कि इसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ने डिजाइन करा था इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी, इलेक्शन कमीशन की टीईसी, बीईएल एज वेल एज ईसीआईएल, राइट। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे। इसका जो फंक्शनिंग है कि इसका एक कंट्रोलिंग यूनिट है और इसका एक बैलेटिंग यूनिट है, ये फंक्शनैलिटी को भी यहाँ पर इन डिटेल बताया गया है। कंट्रोल यूनिट जो है वो पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है, बैलेटिंग यूनिट जो है वोटिंग बूथ में रहता है जिसके ऊपर आप अपना वोट डालते हैं, राइट। तो आपको एक ब्लू बटन प्रेस करना रहता है द बैलेट यूनिट अगेंस्ट द कैंडिडेट एंड सिंबल ऑफ हिज चॉइस एंड द वोट इज रिकॉर्डेड। इसके फीचर्स क्या क्या है, राइट, उसका भी यहाँ पर काफी अच्छा डिटेल दिया गया है। इसके बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे से नोट करने चाहिए, क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए कि आपको जनरल स्टडीज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दैट क्वेश्चन वुड बी दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईवीएम। एक और कंपोनेंट ये हो सकता है कि ईवीएम के ऊपर क्या क्वेश्चंस थे, क्या सवालिया निशान लगाए जा रहे थे। और एक और कंपोनेंट ये हो सकता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन कि वो जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे ईवीएम के ऊपर, क्या वो क्वेश्चंस वैलिड थे, और आपका क्या सजेशंस है कि हमारा जो प्रोसेस है उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर लोगों को विश्वास रहे और वो प्रोसेस को स्मूथली आगे चल के एग्जीक्यूट कराया जा सके। तो अगर कोई क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक के ऊपर तो वो इन 3-4 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनेगा, बेनिफिट्स, क्वेश्चन मार्क्स, चैलेंजेस एंड योर सजेशंस, राइट। तो बेनिफिट्स है एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कंसर्न्स है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशंस दिए हैं वही सजेशंस आप लोग भी दे सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। उसी प्रकार से वीवीपैट क्या है उसका डिटेल यहाँ पर है, राइट। अब जैसे इसे इंट्रोड्यूस करा गया था नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड के अंदर 2013 के अंदर, और 2019 का लोकसभा इलेक्शन पहला वो लोकसभा इलेक्शन था जिसके अंदर हर एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर वीवीपैट को यूज करा गया था।
सो माई सजेशन टू यू वुड बी, और जो मेरा ओपिनियन भी है, कि आपको इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को, वीवीपैट को और इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजनेबल स्टैंड लिया है कि लोगों का फंडामेंटल राइट है चिंतित होना अपने वोट के बारे में, बट चिंतित होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको उठा के पूरा का पूरा बाहर फेंक दो, राइट। उसी प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल फर्दर इस थॉट को डेवलप कर रहा है। इसमें वापस से आप हेडलाइन के अंदर देख सकते हैं कि फुल क्रॉस चेकिंग, मिसमैचेस, रिटर्न टू पेपर, राइट, इन सारी चीजों के बारे में बात करी गई है, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि आपके आंसर्स के अंदर अगर हो तो बहुत अच्छा होगा, कि credibility and integrity of electoral process earned over years cannot be chafed and overridden by borrowed contemplations and speculations. EVMs have stood the test of time, and the increased voting percentage is sufficient reason for us to hold that the voters have reposed faith in the current system. तो ये प्रकार से आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए, राइट। तो क्या कंसर्न्स थे, राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या बोल के रिजेक्ट करा। तो सबसे पहला कंसर्न जो कि मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी एक बार रखा है, वापस से आपके सामने रखता हूं, वो है फुल क्रॉस वेरिफिकेशन का। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने आर्ग्यू करा था कि हर एक वोटर अपना वीवीपैट की स्लिप को खुद वेरीफाई कर पाना चाहिए, राइट। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मान्य नहीं करा है, राइट। उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। वोटर्स कैन अप्रोच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर कोई मिसमैच है, राइट, और वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हम इसे 100% मैंडेटरी नहीं बना सकते हैं। टैंपरिंग विद ईवीएम्स, ठीक है। तो अगेन एडीआर ने जो है आर्ग्यू करा है कि इट इज पॉसिबल टू टैंपर विद ईवीएम्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये अनफाउंडेड है, राइट। द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन ईवीएम हैज अ वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी दैट इज अनअल्टरेबल वंस बर्न्ड, राइट। और इसी प्रोसेस को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने कहा है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, राइट, इट शुड बी चेक फॉर टैंपरिंग अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेकंड और थर्ड हाईएस्ट पोलिंग कैंडिडेट, कि अगर किसी भी पोलिंग कैंडिडेट को लगता है कि ईवीएम के अंदर का जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि अल्टीमेटली सारी चीजों की सारी बैलेटिंग करवा रहा है, अगर आपको लगता है कि वो माइक्रो कंट्रोलर में प्रॉब्लम हुई है तो आप उस माइक्रो कंट्रोलर को चेक करवा सकते हो। थर्ड इशू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो है ईवीएम वीवीपैट डिस्क्रिपेंसी, राइट। तो अगेन चैलेंज ये था कि ईवीएम के अंदर आपने एक बटन दबाया, वीवीपैट के अंदर कोई और ही चीज निकल कर आ रही है, इस प्रकार के कुछ एविडेंसेस सामने आए होंगे, राइट। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप चेक करवा सकते हैं, राइट। उसके बाद गिविंग वीवीपैट स्लिप टू वोटर, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। एंड रिटर्न टू बैलेट पेपर्स, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेड रीजंस। सो आई हैव गिवन यू अ ब्रॉड ओवरव्यू एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इशू। आप इस सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली यही गैदर करना है कि ईवीएम्स के बेनिफिट्स क्या हैं, राइट, यानी उन्हें क्यों लाया गया, कंसर्न्स क्या है, उन कंसर्न्स को कैसे टैकल करा जा सकता है एज पर सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस, ये आपको सजेस्ट करके आना है, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज हाउ इसरो यूज सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टू एनालाइज ग्लेशियर लेक्स इन हिमालयस। सो जो भी इसरो की सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही है वो हमारे कंट्री को हेल्प कर रही है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो उसमें हेल्प कर रही है, चाहे सर्वेलेंस हो उसमें हमारी हेल्प कर रही है, राइट। सो काफी सारे एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इज रिमोट सेंसिंग, कि इतना बड़ा हमारा टेरेन है, इतना बड़ा हमारा फिजिकल एक्सपांस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लेट अस से मॉनिटर फॉरेस्ट फायर्स, मॉनिटर द हेल्थ ऑफ ग्लेशियर लेक्स, मॉनिटर व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ लेट अस से एग्रीकल्चर के अंदर क्या होने लग रहा है, कितना क्रॉप डैमेज हुआ है, क्या प्रकार की फसल बोई गई है, क्या प्रकार के एसेट्स बिल्ड करे गए हैं। मॉनिटरिंग बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो यही मॉनिटरिंग करवाने के अंदर जो इसरो के जो एसेट्स है, दे कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। उसी के बारे में ये आर्टिकल यहाँ पर है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, राइट। सो इसरो ने रिलीज करा है, राइट, स्टडीज ऑन ग्लेशियर लेक्स, राइट, एंड उन्होंने हाईलाइट करा है कि तो रिस्क ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट, उसको हाईलाइट करा है, राइट। सो ये सारा डेटा को देखा गया है, ठीक है, सर्वेस करा गया है ओवर इंडिया, नेपाल, तिब्बत, भूटान, राइट, एंड देयर इज सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन द साइज ऑफ ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स का साइज बढ़ता जा रहा है, यानी कि बर्फ पिघल रही है, और वो ग्लेशियर लेक्स का अगर साइज बढ़ रहा है
यानी कि उसके अंदर अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ने लग रही है और बाय चांस अगर वो ग्लेशियल लेक बर्स्ट हो जाता है या उसके अंदर से वाटर जो है हाई स्पीड के ऊपर डाउनस्ट्रीम एरियाज के अंदर आने लग जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रीच इन द इन द केसिंग ऑफ द लेक, इन द बाउंड्री ऑफ द लेक, तो फिर उसकी वजह से डाउनस्ट्रीम एरियाज के अंदर काफी बर्बादी हो सकती है, अचानक से फ्लड आ सकती है, अचानक से प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो दे हैव गिवन लॉट ऑफ डिटेल्स कि लेक्स के साइज क्या हैं, कितने बड़े बड़े साइजेस हैं। तो आपको इसके अंदर से केवल हेडलाइन नंबर निकालना है, केवल एक दो स्टैटिस्टिक निकालना है ज्यादा से ज्यादा, कि आप अपने पॉइंट को जब आप रखेंगे कि हाँ ग्लेशियर लेक का साइज बढ़ना या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एक जेन्युइन थ्रेट है, और वो जेन्युइन थ्रेट इसीलिए है बिकॉज इतने लेक बन चुके हैं, उनकी साइज इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो आपको केवल एक दो नंबर चाहिए और उससे आपका काम हो जाएगा, राइट। सो ग्लेशियर लेक्स फॉर्म कैसे होते हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है, राइट। तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर लेक्स को डिवाइड करा गया है। मोरेन डैम्ड लेक हो सकता है, आइस डैम्ड लेक हो सकता है, इरोजन बेस्ड हो सकता है एंड अदर्स, राइट। सो हर एक प्रकार के लेक का जो फॉर्मेशन प्रोसीजर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करा गया है कि मोरेन और आइस डैम्ड लेक्स जो है कैसे बनते हैं, ठीक है। सो ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको बताया गया है। अब ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं, राइट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दे आर क्रूशियल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर रिवर्स, बट एट द सेम टाइम उनका ड्रॉबैक ये है कि जो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज है उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, राइट। सो आउटबर्स्ट फ्लड्स कब होती है, जब ग्लेशियल लेक्स जो है अपने वॉल्यूम्स को वाटर को रिलीज करता है। दैट इज से जो नेचुरल डैम्स बने हुए, जो मोरेन्स के, जो डेब्रीज के डैम्स बने हुए हैं, जो कि लेक के पानी को अपने अंदर समा के रख रही है, जिस दिन वो लेक का डैम टूटेगा, जो नेचुरली बिल्ट डैम वो टूटेगा, तब ये आउटबर्स्ट फ्लड होगी, राइट। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कैसे यूज करी जाती है टू मॉनिटर लेक्स, मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डीप के अंदर लेकर जाएंगे, बट थोड़ा बहुत आपके पास आइडिया रहनी चाहिए, राइट। सो सैटेलाइट डिराइव लॉन्ग टर्म चेंज एनालिसिस हम करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे को इंसाइट्स मिलती है, और उस इंसाइट्स के बेसिस के ऊपर हम एक प्रकार की ये एटलस जो है तैयार करने लग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ह्यूमन या जो है जा जाकर उन लेक्स की सर्वेलेंस नहीं करी जा सकती है, इन दिस सेंस दी सैटेलाइट्स आर वेरी हेल्पफुल, राइट। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एमिनेंट ग्लेशियोलॉजिस्ट्स वो भी यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं आपको, कि ये जो लेक्स है ये एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पर जा जाकर आप ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं मेजर कर सकते हैं। सो रिमोट सेंसिंग टूल्स आर वेरी हेल्पफुल, राइट। और वो रिमोट सेंसिंग टूल्स को हम फील्ड वर्क के साथ यूज करके ट्रायंगुलेट कर सकते हैं, राइट। कि फील्ड वर्क करेंगे, हम जाएंगे वहां पर जरूर निगरानी करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो लेक्स हैं वो उनकी जो नेचुरल डैम्स है वो काफी स्ट्रांग है, ये हम मेक श्योर करेंगे, बट ये हम जाके मैन्युअली ढूंढ नहीं सकते हैं। तो एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये 30-40 लेक्स जो है ये क्रिटिकल है, इनके बर्स्ट होने की वजह से नीचे डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज को काफी नुकसान होगा, तो उन लेक्स के अंदर हम जाकर फील्ड वर्क करके चीजों को मैनेज करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन ग्लेशियर लेक से एसोसिएटेड रिस्क्स, उन सारी चीजों को भी यहाँ पर जो है काफी अच्छे से डिस्कस करा गया है, राइट। सो वी कैन ट्राई टू लोअर द वाटर लेवल्स इन द लेक, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पानी का स्तर जो बढ़ रहा है, तो पानी को एक आउटलेट दे दीजिए, एक मैनमेड आउटलेट दे दीजिए, सेफ आउटलेट दे दीजिए, ताकि पानी ट्रिकल आउट हो सके और पानी वहां पर इकट्ठा ना हो सके। तो इसी को हम कहने लग रहे हैं कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइफनिंग। हम साइफन ऑफ कर सकते हैं, उसमें हम एचडीपी पाइप्स की यूज कर सकते हैं, राइट। तो 2016 के अंदर सिक्किम के अंदर इस चीज के ऊपर काम हुआ भी है, और कई और इस प्रकार के मेथड्स को एक्सपेरिमेंट भी करा गया है। तो ये एक सक्सेसफुल केस स्टडी के माध्यम से जो है आप अपना सोल्यूशन पेपर के अंदर रख सकते हैं कि ये प्रकार का स्टेप लिया गया था और ये प्रकार का स्टेप आगे भी लिया जा सकता है। उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक है, इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, राइट। ज्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसके अंदर आपको, कि जो यूएस की पेट्रियट मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को चाहिए अपने खुद के डिफेंस के लिए, और रशिया को जो है कंट्रोल करने के लिए, रशिया के अग्रेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए। अब ये प्रकार के टॉपिक के अंदर से जो क्वेश्चन बनकर आता है, राइट, तो वो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि व्हाट इज NASAM, दैट इज नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम।
what is HIMARS, that is high mobility artillery rocket system, what is Patriot munitions, right? तो जैसे कि आप पर बताया कि जो पेट्रियट है वो एक प्रकार की मिसाइल्स है, राइट? सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल दिखाई दे रही है, ये पेट्रियट की अगर फोटो है तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल इसके अंदर आपको दिखाई देने लग रहा है। तो आपको 3-4 ऑप्शन बनाकर दे देगा कि ये टर्म्स न्यूज में देखे गए हैं, ये टर्म्स क्या हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज ऑप्शंस बनाकर देगा, जनरली स्पीकिंग वो आपको वाइडली स्पेस्ड ऑप्शंस बनाकर देगा। तो जैसे ही आप NASAM, HIMARS या पेट्रियट देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड्स ऑफ म्यूनिशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड्स ऑफ मिसाइल्स, जो कि हमने पढ़ी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका से इसकी मदद मांगने लग रहा है, राइट? सो ये टर्म्स जो नए इस प्रकार के न्यूज में आते हैं, दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन टर्म्स के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट? ये अगर आर्टिकल होता कि रशिया यूक्रेन वॉर का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर या इंडियन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो मैं इस आर्टिकल को भी आपके साथ इन डेप्थ डिस्कस करता था। बट सिंस दैट इज नॉट द फोकस ऑफ द आर्टिकल, सो मुझे नहीं लगता है कि इस आर्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना की कोई रिक्वायरमेंट है, राइट? उसके बाद दिस इज फेयरली इंपॉर्टेंट कि इंडिया एंड चाइना ऑन यूएन पैनल टू ड्राफ्ट ग्लोबली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स फॉर क्रिटिकल मिनरल यूज। अब क्रिटिकल मिनरल्स जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड है, चिप मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो कंपोनेंट्स हम बनाने लग रहे हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है। और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो स्प्रेड है वो जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। जैसे चाइना के पास बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के पास काफी सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रशिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अमेरिका के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, राइट? और ये क्रिटिकल मिनरल्स सबको चाहिए, हर एक देश को चाहिए, हर एक इकोनॉमी को चाहिए, हर एक टेक्नोलॉजी कंपनी को चाहिए। सो एज ए ह्यूमैनिटी हमारे को इसको एक कॉमन रिसोर्स के तौर पे देखने की कोशिश करनी है और इसको यूज करना है। वी कैन नॉट से दैट कि चाइना कैन नॉट से टू लेट अस से इंडिया कि इंडिया अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ये क्रिटिकल मिनरल हम आपके साथ यूज नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर वो हम करने लग जाएंगे सो देन वर्ल्ड विल बी अ वेरी फ्रैगमेंटेड प्लेस। ये नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक कॉमन नॉर्म बनना चाहिए और वही कॉमन नॉर्म जो है उसके बारे में बात करी जाने लग रही है। अब इसका बैकग्राउंड यहाँ पर ये भी है कि COP28 के अंदर गवर्नमेंट्स ने अग्री करा है कि हम हमारी रिन्यूएबल कैपेसिटी को जो है ट्रिपल करना चाहते हैं बाय 2030, तब जाके ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेट हो पाएगी, राइट? हम फॉसिल फ्यूल से बाहर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी आपको अगर बनानी है, जनरेट करनी है, तो उसके लिए जो आपको सोलार पैनल्स एक्सेट्रा चाहिए, वो सोलार पैनल्स बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर से निकल कर आता है। और वो क्रिटिकल मिनरल्स जो है आपके पास होने चाहिए। अब जैसे आपको बैटरीज बनानी है उसके लिए भी आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, ठीक है? सो ये जो आपकी वैल्यू चेन है पूरी की पूरी, राइट, वो वैल्यू चेन अगर रॉ मटेरियल से सपोर्टेड नहीं है तो वो वैल्यू चेन बिखर जाएगी, ठीक है? सो चाहे क्लीन एनर्जी हो, चाहे कोई भी चीज हो, सो उसमें ये जो यूएन पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स है, ये इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को एड्रेस करेगा, राइट? सो अगर आप रिन्यूएबल्स चाहते हैं तो आपको कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स चाहते हैं, राइट, तो आपको ये सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप विंड फार्म्स चाहते हैं तो आपको इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अच्छी प्रोग्रेस करी जाने लग रही है, राइट, वो सबसे अच्छी प्रोग्रेस का जो सोर्स है, उसका जो बेस है, वो है आपका क्रिटिकल मिनरल्स। तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स के नाम लेने आने चाहिए पेपर के अंदर, कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, राइट? उसको कहाँ कहाँ यूज करा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, विंड टर्बाइन, सोलार पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी स्टोरेज, इन सारी चीजों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, ट्रांजिशन के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पैनल का नाम ले पाने चाहिए, राइट? अगर इस पैनल के अंदर कोई और भी देश इन्वॉल्व है तो आपको वो देखना चाहिए कि उसके अंदर कौन से देश इन्वॉल्व है, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा जा सकता है कि दिस पैनल विल बी इसका चेयरपर्सन कौन है, इसके मेंबर्स कौन कौन है,
राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो ये है। एक और क्वेश्चन जो कि ये पूछा जा सकता है कि इन मिनरल्स का, आपको कुछ मिनरल्स के नाम बता दिए और आपको पूछा कि इन मिनरल्स का एप्लीकेशन इनमें से कौन सी चीज बनाने के अंदर होता है, और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इन चारों के अंदर होता है। तो ये प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है फ्रॉम अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसको ध्यान में जरूर रखिएगा, राइट। क्रिटिकल मिनरल्स एंड देयर यूज हमने आपको यहाँ पर बनाकर भी दिया है फॉर एग्जैक्टली दिस रीजन कि अगर उसने सपोज आपको पूछा कि कॉपर जो है कौन सी चीजों में यूज होता है, या ग्राफाइट आपको इनमें से कौन सी चीजों के अंदर मिलेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राफाइट के यूजेस क्या क्या है, कॉपर के यूजेस क्या क्या है। गवर्नमेंट ने खुद ने जो है लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स रिलीज करी है इंडिया के लिए फ्रॉम अ फ्यूचरिस्टिक स्टैंड पॉइंट, और उन मिनरल्स के नाम कौन से वो भी हमने आपके सामने रखे हैं, राइट। काफी सारा इसके अंदर काम हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी डायनामिक टॉपिक है, काफी हॉट टॉपिक है, बिकॉज सप्लाई चेन ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स इज वेरी वेरी फ्रेजाइल एंड इट्स वेरी ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड, और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है ये अब, राइट। आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अब इस टॉपिक की, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने देखा था वो था कोरल्स ब्रेड इन जू जॉइन यूरोप्स लार्जेस्ट रीफ, राइट। तो अब ये जो कोरल्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फीचर है हमारे ज्योग्राफी का, हमारे इकोलॉजी का, राइट। सो वी ऑब्वियसली वांट टू प्रिजर्व दीज कोरल्स। इसके साथ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी एसोसिएटेड है, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत सारी मरीन बायोडाइवर्सिटी कोरल के साथ एसोसिएटेड है, और कोरल्स को जो है आप दुनिया के बहुत ही स्पेसिफिक वाटर बॉडीज के अंदर पा सकते हो, देख सकते हो, जहां पर एक सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर है, सर्टेन लेवल ऑफ सनलाइट है, सर्टेन लेवल ऑफ वाटर करंट्स हैं। तो बड़े फ्रजाइल है ये, बड़े स्पेसिफिक इनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं फ्रॉम अगेन अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोरल्स के बारे में आपको पूछ सकता है, पॉलिप्स के बारे में आपको पूछ सकता है, किन प्रकार की वाटर बॉडीज के अंदर कोरल्स मिलते हैं ये आपको पूछ सकता है, कोरल्स के ऊपर क्या प्रकार के एक्टिविटीज की वजह से खतरा क्रिएट हो जाता है ये आपको पूछ सकता है। सो दीज आर योर 3-4 वेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके नोट्स एटसेट्रा के अंदर हमेशा दिए जाते हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा, राइट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट, राइट। एंड इन्होंने क्या करा है, यूरोप्स लार्जेस्ट कोरल रीफ एट बर्गर्स जू इन नेदरलैंड्स, राइट। अब गिवन द फैक्ट दैट ये यूरोप्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, राइट, के बारे में बात करने लगा है, देयरफॉर दिस बिकम्स रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद ये वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी जो है ये क्या करना चाहती है, राइट, ये एक्वेरियम्स के अंदर कोरल्स को डेवलप करना चाहती है, राइट, और फिर उन्हें डिप्लॉय करना चाहती है उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर। सो दे हैव कोलैबोरेटेड विद जूज इन फ्रांस, राइट, they have collaborated with the Monaco Science Center, ठीक है, एंड इन्होंने इस चीज को डेवलप करने का प्रयास करा है, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इस टॉपिक के अंदर और कोई मुझे खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, बट जस्ट मेक श्योर कि कोरल्स जो कि एक एवरग्रीन टॉपिक है, जो कि एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है, उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें। डेवलप बॉर्डर विलेजेस टू काउंटर चाइनीज डिजाइन्स, दिस इज अगेन अ वेरी ओल्ड टॉपिक, बड़ा घिसा पिटा प्रकार का टॉपिक है, विद नो डिसरिस्पेक्ट, राइट। सो पॉइंट ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि ये हमारे हिसाब से ये बॉर्डर है, ठीक है, और मान लीजिए कि मतलब यहाँ की सारी टेरिटरी हमारी है, ये हमारा ओपिनियन है, और चाइना के हिसाब से बॉर्डर यहाँ पर है, ठीक है, और चाइना के हिसाब से ये बॉर्डर, ये पूरी की पूरी टेरिटरी उनकी है, ठीक है। तो इस टेरिटरी को जो है हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी मान रहे हैं, ये वाली टेरिटरी जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो जाती है। अब इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर अगर आप अपना क्लेम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आप इस एरिया को जितना तेजी से डेवलप कर सकते हैं, जितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं, उतना अच्छा आप डेवलप कर लीजिए। यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, पीडीएसएस, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहां पर पुलिस तैनात कर दीजिए, आप वहां पर सिक्योरिटी तैनात कर दीजिए, यानी कि जो भी नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए
उसको आप जो है तेजी से डेवलप कर दीजिए, वहां पर लोगों को बसा दीजिए, वहां पर अपना झंडा गाड़ दीजिए। अगर ये सारी चीजें एक बार हो जाती है ना किसी भी एरिया के अंदर, अगर किसी एरिया को बसा दिया जाता है ना, तो फिर उस एरिया के ऊपर कोई और आसानी से क्लेम नहीं कर सकता है, राइट। तो चाइना ये कर रहा है, चाइना के पास पैसे की ताकत है, चाइना के पास प्लानिंग है, चाइना के पास एग्जीक्यूशन है, और बड़े तेजी से चाइना जो है अपने क्लेम करे हुए एरियाज के ऊपर जो है इस प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट्स बनाने लग रहा है, राइट। वही चीज यहाँ पर बोली जाने लग रही है कि हमें भी ये करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, राइट, तो उस लंबे चौड़े आर्टिकल का जो सार है वो मैंने आपको बता दिया, जो बात का जो मूल मैसेज है वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि जो रिसेंटली इनॉग्रेट करा हुआ सेला टनल है, ये एक ऑल वेदर लिंक है टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या करेगा, बोल्स्टर करेगा इंडिया की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अभी तक तो कैसा था कि ये रिमोट एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी भी इशू थी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी भी, एयर कनेक्टिविटी भी इशू थी। तो हम वो कनेक्टिविटी को करवाने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करने लग रहे हैं, और एक बार जब हमने कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर ली और उन रीजन्स को हमने बेटर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा, राइट। अब यही चीज को काफी इन डेप्थ यहाँ पर जाकर बताया गया है, राइट, कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी कैसे इस मॉडल को यूज करने लग रही है, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना क्या करने लग रहा है, तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन के अंदर चाइना क्या करने लग रहा है। तो एसेंशियली घूम फिर के वो आपको यही बता रहे हैं, घूम फिर के वो आपको यही बता रहे हैं। और इस बात का कंक्लूजन ये है कि वी नीड टू एनकरेज सेटलमेंट इन बॉर्डर विलेजेस, ताकि हम माइग्रेशन को चेक कर सके, क्योंकि लोग भी अगर चाइना साइड पे जा रहे हैं, उस एरिया में से बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी हमारे को बंद करवाना, लोगों को वहां पर एस्टैब्लिश करवाना है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, फास्टर कम्युनिकेशंस, राइट, आर्मी की मदद से करा जा सकता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की मदद से करा जा सकता है, राइट। इंडियन सिटीजन्स की जो सेंसिटिविटीज है उनको एड्रेस करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे को जो है काम करना चाहिए, राइट। इसके अंदर हम हमारे जो पार्टनर कंट्रीज है, जो हमारे अलाइज है, उनकी भी मदद ले सकते हैं, उनसे भी एड मांग सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मांग सकते हैं, क्योंकि अगर उनका इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए यूएस का इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के एरिया के अंदर अगर एक बार चला जाता है, तो चाइना उस इन्वेस्टमेंट को हाथ लगाने के पहले 1000 बार सोचेगा, राइट। सो हम अकेले नहीं है इस पूरे मिशन के अंदर, हमारे को हमारे अलाइज के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस आर्टिकल, राइट। साउंडिंग द गेवल ऑन क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सो काफी ये टेक्निकल टॉपिक है। क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर समझने की कोशिश हमारे को करनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर पॉइंट ऐसा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्ट है, राइट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, फेडरल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, राइट। दे हैव द पावर टू अपॉइंट एंड ट्रांसफर जजेस, ठीक है। तो ये जो आपके टिपिकल सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वेराइटी ऑफ पावर्स है वो यहाँ पर डिस्क्राइब करे गए हैं, ठीक है। 2002 के अंदर कोर्ट ने जो एक नया पावर क्रिएट करा था खुद के लिए, वो था क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का, राइट। और क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का जो रूट वर्ड है वो है क्योर, राइट। क्योर यानी कि ठीक करना, कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी के साथ कोई डिजीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसको क्योर करते हो। तो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज अ पावर टू करेक्ट इट्स जजमेंट्स आफ्टर दे हैव बिकम फाइनल, राइट। तो ये पावर ऑफ रिव्यू से अलग है, राइट। सो ऑल कोर्ट्स जो है दे कैन रेक्टिफाई एरर्स व्हिच आर अपैरेंट फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पिटीशन फाइल करने की रिक्वायरमेंट है और फिर उसके बाद ही वो रिव्यू होगा, फिर उसके बाद ही वो ठीक होगा। अगर कोई गलती हो गई है व्हिच इज फाइन, होती है, तो उस गलती को हम खुद ब खुद जो है ठीक कर सकते हैं, राइट। सो ये प्रकार का जो टॉपिक है वो इस क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन की बात यहाँ पर करी गई है। टेक्निकल टॉपिक है बहुत ज्यादा, आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसके अंदर आपको डिग डीप करवाएंगे, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, राइट। सो द पॉइंट इज दैट Supreme Court, which swings back and forth based on changing trends, lacks the constancy and gravitas which we believe to be fundamental to court of the last resort. Basically, authors का ये कहना है, right, कि मतलब ये क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन जो है इसके ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। मतलब बेसिक बात ये है कि गेट इट राइट इन द फर्स्ट टाइम। आप ये कह रहे हैं कि आपके जजमेंट्स के अंदर एरर आ सकते हैं और फिर आप उन एरर्स को ठीक कर देंगे, ये शोभा नहीं देता है, बिकॉज यू आर द टॉप कोर्ट, यू आर द final court, highest court, supreme court, right? So that's the basic thrust of this particular article. Important चीज ये है कि यहाँ पर एक टर्म को यूज कर लिया गया है, वो टर्म से आप familiar होने चाहिए, that's the only thing that is important.
सो दिस इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन. होप आपको अच्छा लगा हो. राइट, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल and do like and share this video with your friends, colleagues and folks. Thank you so much. All the best and Jai Hind.